गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 7 आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, इसी से रिलेटेड हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ याद रखने योग्य बातें। आपदा प्रबंधन, आपदा घटनाओं को प्रबंधित करने के लिए नियोजन क्रियाकलाप। ठीक है, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा आने के बाद उस घटनाओं को प्रबंधित करने के लिए जो नियोजन क्रियाकलाप करते हैं हम लोग के द्वारा, जो सेनाओं के द्वारा, उसके अलावा समाज सेवी के द्वारा तथा सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो आपदा के दौरान घटित आदमियों लोगों को सेवा पहुंचाना, उसकी सहायता करने, उससे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, इस तरह से सारी जो क्रियाकलाप कहलाते हैं ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन हम लोग का चैप्टर का नाम हम लोग जान गए। देखो आपदा प्रबंधन तो ये आपदा घटनाओं को, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आते हैं जैसे बाढ़ का आना, सूखा या भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, भूस्खलन होना, ये आकस्मिक रूप से आंधी तूफान आना, साइक्लोन आना, ठीक है, ये सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपदा घटनाओं को प्रबंधित करने के लिए नियोजन क्रियाकलाप को क्या कहते हैं हम लोग? आपदा प्रबंधन। यानी आपदा घटनाओं को प्रबंधित करने के लिए जो नियोजन क्रियाकलाप चलाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब देखो उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र एक ऐसे जहाँ से कोई, जिस बिंदु से कोई स्टार्ट होता है उसे उसका उद्गम केंद्र का, वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र का मतलब ही होता है सेंटर, तो तुम लोग जानते हो उद्गम केंद्र यानी वह बिंदु जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखो, अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के, देखो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र के भू सतह, जहाँ से भूकंप का उद्गम केंद्र है उसकी भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को उसका अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को उस अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखो रिएक्टर स्केल, तुम लोग सुने होंगे कि भूकंप की तीव्रता से किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। हम लोग ये साइंस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ज्वालामुखी, ठीक है, जिसको हम लोग हल्के में बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, यह भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे तरल पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। यानी यह भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र, भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें तरल पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखो टाइफून। दक्षिण पूर्व एशिया में जो चक्रवात को टाइफून कहते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया का दक्षिण और पूर्वी भाग में जो भी चक्रवात आते हैं उसका नाम दिया गया टाइफून। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले चक्रवात को, दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले चक्रवात को टाइफून कहते हैं। ठीक है, एक नाम है हरिकेन। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन और कैटरीना, ये दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, बृहद विध्वंस अस्त्र का मतलब होता है WMD, आणविक, रासायनिक अथवा जैविक हथियार जिससे बृहद पैमाने पर विध्वंस या नुकसान होता है उसे बृहद विध्वंसक अस्त्र कहते हैं। वैसे अस्त्र जिसमें अत्यधिक मात्रा में जान माल की हानि होती है जिसे हम लोग विध्वंसक अस्त्र कहते हैं।
ये आणविक हो सकता है, यानी एटॉमिक वाला हो सकता है, केमिकलिक हो सकता है, या तो जैविक हथियार। ठीक है। बृहद पैमाने पर विध्वंस या नुकसान होता है, जिसे हम लोग बृहद विध्वंस अस्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को जितने याद रखने जो इम्पोर्टेंट बातें थे ये हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली पृथ्वी को सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त बनाकर जीवन जीने के लिए एक सुंदर ग्रह बना दिया है। तो हम लोगों ने देखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारे आवश्यकताओं की, जितने भी हमारी नेसेसिटी रहती है, आवश्यकताओं के एसेंशियल जो कुछ भी होते हैं वो पूर्ण करने वाले पृथ्वी के सभी प्रकार के सुविधाओं से युक्त बनाकर जीवन जीने के लिए एक सुंदर ग्रह बना दिया है। तो विज्ञान की सहायता से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे जो भी आवश्यकताएं हो रही है उस सब की लगभग पूर्ति हो रही है और हमारे जो ग्रह को और भी सुंदर बना दिया है। लेकिन हमें किसी भी समय, किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना, लेकिन वही चीज़ बोल रहा है विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में आज हम इतना विकास कर चुके हैं, हमारी पृथ्वी पर इतना विकास हो चुकी है कि हमारे लगभग हर आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण हो रही है। परंतु हमें किसी भी समय, किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना जैसे, यानी किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़ और सूखा इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है और उस समय हम निसहाय महसूस करते हैं। तो ठीक है, विज्ञान हमें सब कुछ लगभग आज के समय में अवेलेबल करा दिया, आज हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। परंतु जैसे कुछ ऐसी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सूखा, बाढ़ इत्यादि का जो हम सामना करते हैं उस समय हम निसहाय महसूस करते हैं। विज्ञान इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा घटना है जो अचानक आने वाली घटनाएं होती है, इससे सिर्फ हम पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी आज हम लोग मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, मौसम विज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, सिर्फ पूर्वानुमान कुछ हद तक लगाते हैं और पूर्वानुमान से ही हम जो भी प्रयास करते हैं बचाने का, जान माल की हो, यदि हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में भयंकर बारिश आने वाला है, वैसे समुद्री तटीय क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आने वाला है, लहर आने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहले वहाँ से हटा दिया जाता है। तो बस इसी तरह से प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं, ना कि उसको हम लोग आने से रोक सके हैं। और आज विज्ञान भी उसको आने से रोक नहीं सका है। अब देखो प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में हम लोग बेसिकली उसका डेफिनेशन जान चुके हैं। तो देखो प्राकृतिक आपदा एक आकस्मिक घटना अथवा प्राकृतिक घटनाक्रम है जो जीवन तथा संपत्ति का नुकसान करने वाली होती है। तो जिसमें ये एक आकस्मिक घटना है जो बहुत तरह का इसका डेफिनेशन होता है। यह एक आकस्मिक प्राकृतिक घटना है जो अत्यधिक मात्रा में जीवन तथा संपत्तियों की क्षति करता है, उससे भी हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, आपदा प्रबंधन, यानी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जो भी होते हैं उसको रोकने के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसे क्या, आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब देखो यहाँ प्राकृतिक आपदा का डेफिनेशन। प्राकृतिक आपदा एक आकस्मिक भौगोलिक घटना अथवा प्राकृतिक घटना है, यानी प्राकृतिक आपदा एक आकस्मिक भौगोलिक घटना अथवा प्राकृतिक घटनाक्रम है जो जीवन में संपत्ति तथा संपत्ति का अत्यधिक नुकसान करने वाली होती है तथा हमारे आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलाप पर भी दुष्प्रभाव करती है, जिससे हम लोग प्राकृतिक संकट कहते हैं या प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो वैसे भौगोलिक घटना जिसमें अत्यधिक मात्रा में जान माल की नुकसान होती है तथा हमारे जीवन पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सिंपल सी भाषा में डेफिनेशन। वैसी भौगोलिक घटना या वैसी प्राकृतिक घटनाएं जो जीवन तथा संपत्ति की अत्यधिक मात्रा में नुकसान करती है तथा सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक संकट को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला देखो भूगर्भिक आपदा और दूसरा है मौसम से संबंधित आपदा। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा को दो वर्गों में
बांटा गया है, एक भूगर्भिक आपदा और दूसरा मौसम से संबंधित आपदा। भूगर्भिक आपदा का मतलब पृथ्वी के अंदर से जो आपदा स्टार्ट होती है उसे हम लोग भूगर्भिक आपदा कहते हैं, और मौसम संबंधी हमारे जो मौसम संबंधी जो भी आपदा होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मौसम से संबंधित आपदा कहते हैं। अब देखो भूगर्भिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और भूस्खलन, ये 3 है भूगर्भिक आपदा। और मौसम संबंधी आपदा में देखो चक्रवात, बाढ़, सूखा सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक आपदा की तीव्रता प्रभावित क्षेत्र पर निर्भर करती है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा की तीव्रता प्रभावित क्षेत्र पर निर्भर करती है, इसीलिए प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक संकट का परिणाम होती है। एक संकट आपदा हो भी सकती है और नहीं भी। अगर बाढ़ ऐसे समय में आती है जब उस क्षेत्र के लोग उसका सामना अथवा उससे बचाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो बड़े पैमाने पर घरों, व्यक्ति और पशुओं की जान माल की हानि होती है, तब यह प्राकृतिक संकट आपदा बन जाती है, तब यह प्राकृतिक संकट आपदा बन जाती है, ठीक है। यानी जब किसी क्षेत्र में अचानक बारिश करके बाढ़ आ जाती है और वहाँ के लोग उससे सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो वैसे स्थिति में जीव जंतु तथा धन संपत्ति की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है, जिसे हम लोग प्राकृतिक संकट आपदा बन जाती है। तो उस समय प्राकृतिक संकट आपदा बन जाती है। लेकिन अगर कोई लोग उस समय रहते उस स्थान में अपने कीमती सामान के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो बाढ़ आपदा में तब्दील नहीं होती। इसीलिए अगर लोग पहले से तैयार रहें तो वो स्वयं आपदा को हानि प्रभाव से बचा सकते हैं। तो पूर्व में ही इसकी सूचना देने के कारण यदि हम उस जगह से बाहर जा सकते हैं, सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं, सरकारी वैसे क्षेत्र को मतलब इंडिकेट कर देती है उन लोगों के लिए जहाँ पर वो जाके सुरक्षित रहते हैं, तो उस समय के लिए वो प्राकृतिक आपदा नहीं बनेगी, सिर्फ एक बाढ़ का बाढ़ ही रह जाएगा। लेकिन यदि वहाँ से कोई भी अपना कीमती वस्तु तथा अपने आदमी भी जा नहीं सके और बाढ़ आ गए, तो जिसमें अत्यधिक जान माल संपत्ति की क्षति होती है, तो उसे हम लोग उस प्राकृतिक संकट को आपदा के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। प्राकृतिक आपदा में जैसे देखो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़, सूखा और भूस्खलन, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, और इससे पहले हम लोग क्या, प्राकृतिक संकट को 2 प्रकार से बांटा गया, एक भूगर्भिक और एक मौसम संबंधी आपदा, ठीक है। उसको 2 प्राकृतिक संकट को 2 वर्गों में बांटा गया, एक भूगर्भिक यानी पृथ्वी के अंदर से, और एक मौसम संबंधी। अभी देखो आपदा को ही 2 प्रकार में बांटा गया, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरी मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा ये सब आते हैं, जबकि मानव निर्मित आपदा में आणविक मतलब एटॉमिक वाला, एटॉमिक जैविक रासायनिक दुर्घटनाएं सम्मिलित है, यानी परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, जैविक हथियार हो, आजकल तरह तरह के बम बनाना, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदा। एक बार ये परमाणु बम छोड़ देने से लगभग विश्व के आधा देश बर्बाद हो जाएंगे, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आपदा है। अब देखो प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं में से पहला जो है भूकंप। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन या दोलन होती है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन या दोलन होना भूकंप कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलती या कांपती है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। वही है, जब पृथ्वी की सतह अचानक कंपन या दोलन होना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जब एक बड़ा भूकंप आता है तो शुरू में पृथ्वी पर कुछ झटके महसूस होते हैं, ठीक है। तो जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पर झटके महसूस होते हैं, जो बाद में कंपन के साथ समाप्त होते हैं। ऊपर पट्टी के ठीक नीचे का वह स्थान, ठीक है, सामान्यतः जिसकी गहराई 1 किलोमीटर से कम, यानी भूपर पट्टी के ठीक नीचे का, यानी भूपर पट्टी के नीचे का ठीक वह स्थान जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से कम होती है, जहाँ कंपन आरंभ होती है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता
है। ठीक है, तो भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है जिसकी गहराई, ठीक है, यानी जिस केंद्र से भूकंप ने ये शुरुआत होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर के भूस्तर को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर के भूस्तर को अधिकेंद्र कहते हैं। इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, भूपर पट्टी के ठीक नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाते हैं। ये भी डेफिनेशन है। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर के भूस्तर को अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता और कंपन अधिकेंद्र पर सर्वाधिक, ठीक है, भूकंप की तीव्रता और कंपन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? अधिकेंद्र में सर्वाधिक। सर्वाधिक और अधिकेंद्र से दूरी कम पर महसूस किया जाता है। कंपन अधिकेंद्र के बाहर की ओर तरंगों के रूप में गति करता है। तो अधिकेंद्र से दूर जैसे जैसे तरंगों की ओर गति करता है। तो देखो, सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र है जो भूकंप की घटना को पहचान की जाती है, जबकि रिएक्टर स्केल नामक यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के स्केल होते हैं। जो भूकंप की झटका को पहचानती है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। वैसे यंत्र जो भूकंप की झटका की पहचान करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैसे यंत्र जिसके द्वारा भूकंप की झटका को पहचान की जाती है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। जबकि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को रिएक्टर स्केल कहते। समझ में आ गया होगा? ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को रिएक्टर स्केल कहा जाता है तथा भूकंप की घटना को यानी भूकंप की घटना पहचान करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते। भूकंप की घटना की पहचान करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या? रिएक्टर स्केल कहते हैं। रिएक्टर स्केल में 0 से 9 तक की श्रेणी होती है। तो रिएक्टर स्केल का जो मैक्सिमम रेंज होता है 0 से लेकर 9 तक की श्रेणी होती है, उससे ऊपर वो मेजरमेंट नहीं कर सकता है। भूकंप का कारण देखो। ठीक है, वैज्ञानिकों ने एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत विकसित किया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने एक प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत विकसित किया जो भूकंप के कारणों की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत यानी पृथ्वी की बाहरी कठोर परत 10 बृहद तथा 20 छोटे प्लेटों से निर्मित है। जो एक विवर्तनिक प्लेट के बारे में तुम लोग स्पेशली जब तुम लोग स्पेशल प्लेट के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ोगे या पृथ्वी के प्लेटों के बारे में, तब उसमें भूकंप के कारण का मुख्य कारण डिटेल से पता चलेगा। ठीक है, तो एक विवर्तनिक सिद्धांत वैज्ञानिकों ने विकसित किया है जो भूकंप की कारणों को व्याख्या करता है। इस कारण यानी इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत यानी पृथ्वी की बाहरी कठोर परत 10 बृहद तथा 20 छोटे प्लेटों से निर्मित होते हैं। ये पाषाण प्लेटों मेंटल के अर्धद्रवित पदार्थों पर तैरती रहती है। तो ये जो पाषाण प्लेट है बोल रहा है मेंटल के आधा लिक्विड, ठीक है, अर्धद्रवित पदार्थों पर तैरते रहती है। कुछ प्लेटें धीरे धीरे निरंतर गति करती रहती है। प्लेटों की गति से ये एक दूसरे से टकराती है। ठीक है, तो कुछ प्लेट धीरे धीरे निरंतर गति करते, तो पाषाण जो ही मेंटल पर जो हम ये है, ठीक है, क्या है, अर्धद्रवित लिक्विड है, उस पर ये प्लेट तैरते रहती है और वो हमेशा गति करती है। ये जब टकराती है तो टकराव की गति के कारण पृथ्वी पर क्या आते हैं, कंपन उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, जिससे भूकंप की उत्पन्न होती है, भूकंप के प्रभाव। ठीक है, तो कारण ये लिख लेना है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी परत में 10 बृहद परत तथा 10 बृहद परत तथा देखो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर 10 बृहद प्लेट तथा 20 छोटे प्लेट निर्मित होती है तथा मेंटल के अर्ध लिक्विड को तैरते रहती है। और जब ये मोशन कर गति में रहती है और टकरा जाती है तो भूकंप की झटका उत्पन्न करती है। यही इसका मुख्य कारण है, भूकंप के प्रभाव। ठीक है,
अगर रिएक्टर स्केल पर इसकी मात्रा 6 या इससे अधिक होती है तो भूकंप की जीवन और संपत्ति की अतुलनीय हानि पहुंचाता है। तो रिएक्टर स्केल पर यानी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता यदि भूकंप की तीव्रता को यदि वो 6 से ज़्यादा 6 या इससे अधिक होती है तो जानो कि भूकंप अत्यधिक प्रभावकारी है और उससे बहुत ही ज़्यादा जानमाल की हानि पहुंचने की संभावना है। अधिकतम हानि भवनों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों और बांधों इत्यादि की होती है। तो किस किस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा हानि होती है? तो सबसे ज़्यादा भवन, सड़क, पुल, रेलवे ट्रैक, बांध, ये सब। ठीक है, याद करो तुम लोग तो उस समय कोई जन्म लिए होंगे और कोई नहीं भी लिए होंगे। ठीक है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज, ठीक है, भुज गुजरात में आए भूकंप में 15,000 से अधिक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसमें 15 लाख लोग चोटग्रस्त तथा 3.4 लाख भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये पूछेगा, ठीक है, 26 जनवरी 2001 को क्या है, गुजरात के भुज में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था जिसकी रिएक्टर स्केल पर 6 से अधिक रिकॉर्ड रखा गया था, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी तथा इसमें 15 लाख लोग चोटग्रस्त तथा इतना लाख भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। 3.4 लाख भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई थी। अधिकतम नुकसान अधिकेंद्र के नज़दीक हुआ था। इस भूकंप का अधिकेंद्र भुज शहर में स्थित था और रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 7.9 थी। तो पूछता है कि क्वेश्चन यहाँ पूछेगा तुम्हारा, ठीक है, कि 26 जनवरी 2001 को किस जगह भारत की कहाँ पर भूकंप आया था? तो गुजरात के भुज पर। कितने लोगों की जान माल की हानि हुई थी? 15,000 लगभग, ठीक है, तथा 15,000 घायल हुए थे, चोटग्रस्त हुए थे तथा 15 लाख लोग, यहाँ पर 15 लाख दिया हुआ है, 15,000 लोगों की जानें चली गई थी तथा 15 लाख से अधिक लोगों को चोटग्रस्त हो गए थे, चोट से ग्रस्त हो गए थे तथा 3.4 लाख भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये पूछेगा कि भुज में भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, ये एक तरह से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि गुजरात के भुज पर आए भूकंप का रिएक्टर स्केल पर कितना माप रखा गया था? तो 7.9 थी। ठीक है, कितना लोगों की क्षति हुई थी? 15,000। ठीक है, और कितना लोग चोटग्रस्त हुए थे? कितना लोगों मतलब कितना लाख लोगों को चोट लगी थी? 15 लाख लोगों को चोट लगी थी। ठीक है, कितना भवन का क्षतिग्रस्त हुआ था? 3.4 का। तो बस, और 2000 करोड़ संपत्ति का नुकसान हुआ था। तो कितना लोग डेथ किए थे, कितना चोट ग्रस्त हुए थे, कितना भवन का क्षतिग्रस्त हुआ था, कितना संपत्ति की क्षति हुई थी और कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये याद रखोगे। उसका रिएक्टर स्केल पर कितना मेजरमेंट किया गया था, इसको भी याद रखोगे। ठीक है, बचाव के उपाय। तो देखो, भूकंप के बचाव के उपाय, भूकंप के बचने के निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, किसी टेबल या डेस्क के नीचे छिप जाना चाहिए। खिड़की, दरवाजे और अन्य किसी वस्तु से दूर रहना चाहिए और आपके ऊपर गिर सकते हैं और जो वे आपके ऊपर गिर सकते हैं। तो याद रखोगे, हम लोगों को भूकंप के दौरान टेबल या डेस्क के नीचे छिपने की सलाह इसलिए दिए जाते हैं कि जब भूकंप की झटका होती है तो ऊपर से जो बिल्डिंग क्रैक होते हैं तो बिल्डिंग का मलबा कहीं मेरे सिर पे ना गिरे। ऊपर में जैसे पंखा रहता है और ऐसे बहुत सारे घर के ऊपर सामान रहते हैं जो टूट के हमारे सिर पे न लगे, इसीलिए छोटे छोटे मेज या डेस्क के नीचे छिपने की सलाह दी जाती है। और दरवाजे, खिड़की के सामने, जैसे दरवाजे और खिड़की, दरवाजे आदि किसी वस्तु से दूर रहना, इसीलिए क्योंकि दरवाजा गिरने की चांस रहती है, खिड़की ग्लास का रहेगा तो टूट के ग्लास हमारे सिर पे लग सकते हैं, इसीलिए उसके सामने नहीं बल्कि टेबल या डेस्क के नीचे छिप जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, खुली जगह पर पेड़ों और भवनों से दूर हो जाना चाहिए। खुली जगह पर पेड़ों और भवनों से दूर हो जानी चाहिए। ठीक है, यदि हम खुली जगह आमने सामने हैं तो पेड़ तथा भवनों से दूर हो जाना है, क्योंकि भवन गिरने की चांस रहती है, पेड़ गिरने की चांस रहती है। सड़कों पर गाड़ी चलाते समय गाड़ी
सड़क के किनारे रोककर गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखोगे यदि हम गाड़ी पे ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को खड़े करके किनारे हो जाना चाहिए। चौथा पॉइंट देखो क्या है, स्टेडियम, थिएटर, सिनेमा हॉल अथवा ऑडिटोरियम में अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए और सिर को बाहों से ढक लेना चाहिए। और सिर को कहाँ, बाहों से ढक लेना चाहिए। भूकंप के दौरान लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यही भूकंप के बचाव के प्रमुख उपाय है। तो मुख्य रूप से 5 पॉइंट है, इन्हीं सबको लिख देना है। कल हम लोग ज्वामुखी तथा उससे उद्गार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।